सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अजरबैजान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा इल्हाम अलीयेव। तो याद रखना अजरबैजान के ये 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, नाम है इल्हाम अलीयेव। अच्छा, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि यहां पे सारे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में आपको कराने वाला हूं, मतलब जो किसी न किसी देश में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने हैं वो वाले अपॉइंटमेंट में आपको कराऊंगा और ये सारे 2024 वाले ही होंगे, बिल्कुल लेटेस्ट। लेकिन उससे पहले अजरबैजान के स्टैटिक हम कर लेते हैं। मैप में देखो ये रहा अजरबैजान, कैपिटल इसकी बाकू है। बाकू को आपको दो कारण से याद रखना है क्योंकि 2024 में कोप 29 का आयोजन ये यहीं पे हो रहा है और अभी 2023 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन भी यहीं पे हुआ था, जिसमें पहले स्थान पे या यूं कहूं कि विजेता रहे थे मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं, और इसमें दूसरे स्थान पे रहे थे भारतीय आर प्रज्ञानानंद। यहाँ की करेंसी क्या है? अजरबैजानी मनत है। और अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अजरबैजान किस सागर से अपनी सीमा लगाता है तो कैस्पियन सागर, ये सागर झील ही है, इसको कैस्पियन सागर बोलते हैं। ये एक झील है और इसकी भी खास बात क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है या यूं भी कह सकते हो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। वैसे कैस्पियन सागर आप देख सकते हो इससे कौन कौन से देश अपनी सीमा लगाते हैं इसकी बात करेंगे तो अजरबैजान हमने कहा, इधर रशिया आ गया, कजाकिस्तान और ईरान, ये 5 देश हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा तो ध्यान से सुनना। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने थे प्रबोवो सुबियांतो नाम है। यमन के प्रधानमंत्री बने अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने ओल्जास बेक्टेनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने अलेक्जेंडर स्टब। कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने कौन? अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने बर्नार्डो एवरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट बने लाई चिंगते। फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने गैब्रियल अटल। चाड के प्रधानमंत्री बने सुक्सेस मसरा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने फेलिक्स तसेसिकेदी। और अभी पाकिस्तान के बारे में भी हमने पढ़ा कि उसके प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट बने थे आसिफ अली जरदारी। तो ये सारे बिल्कुल लेटेस्ट 2024 के इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट वाले, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हाल ही में शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा है? तो आंसर होगा कोसोवो। देखो इस तरह का प्रश्न मैं पहले भी आपको करा चुका हूं, बताऊंगा मैं कौन सा प्रश्न हमने करा था, पहले इसके बारे में मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं। आपको पता है यूरोपियन यूनियन जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा ब्रुसेल बेल्जियम में, उसमें सदस्य देश कितने हैं? 27 हैं। पहले 28 हुआ करते थे लेकिन ब्रिटेन उससे अलग हो गया जिसे को आप ब्रेक्जिट बोलते हो। और ये भी आप जानते हो कि इन 27 में से 20 ही ऐसे यूरोपियन यूनियन के देश हैं जिनमें यूरो करेंसी चलती है। तो एक प्रश्न तो ये भी बन जाएगा कि यूरो करेंसी को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो वो 20वें नंबर का देश बना था क्रोएशिया। अब शेंगेन क्षेत्र की बात करते हैं, शेंगेन जोन की बात करते हैं, ये क्या है? तो ये ऐसे 27 देशों का समूह है या 27 ऐसे देशों को ये जोड़कर बना है जहां आप बिना वीजा के एक दूसरे के अंदर एंट्री कर सकते हो। बस किसी इन 27 में से किसी एक देश में आपको एंट्री करनी है, उसके बाद इन देशों में आप बिना वीजा के आ जा सकते हो, लेकिन घूमने के पर्पस से, रोजगार के लिए नहीं, एज ए टूरिस्ट आप जा सकते हो। और उसकी समय सीमा भी है 90 दिनों के लिए। अब यहां पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताता हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा कि इस शेंगेन जोन में या शेंगेन क्षेत्र आप कह दो, इसमें सारे के सारे, मैंने कहा ना 27 देशों को जोड़ करके ये बना है, तो इसमें सारे के सारे यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश नहीं है। इसमें कुछ आपको नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज भी मिलेंगी, मतलब वो यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी इस शेंगेन जोन के अंदर आते हैं। हाँ, लेकिन आप कह सकते हो इनमें सर्वाधिक आपको वही देश मिलेंगे जो कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं या सदस्य देश हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, वैसे मैंने फोटो लगा दिया, आप इसको देखो, स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, ये यूरोपियन यूनियन के सदस्य तो नहीं है पर ये भी शेंगेन जोन में आते हैं। उसी तरह से क्रोएशिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, आयरलैंड हो गया, ये यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हैं लेकिन ये शेंगेन के अंदर नहीं आते, मतलब आप इनके अंदर नहीं जा सकते हो। बात आपको समझ में आ गई है? और मैंने आपको कहा था कि इस तरह का प्रश्न पहले भी बताया था। वो प्रश्न क्या था सुनो। हमने पढ़ा था कि डिजिटली शेंगेन वीजा को देने वाला पहला देश कौन सा बना था, पहला यूरोपियन देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा फ्रांस। याद आया अब आपको? बाकी अगर कोसोवो की हम कैपिटल की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल होती है प्रिस्टिना, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवर को शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो अभी त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? माणिक शाह। उन्होंने राज्य में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू किया है और इस तरह त्रिपुरा ये पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है जिसने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर सभी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज को शुरू किया है। तो इसमें आपको बताइए, हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बन जाएगा योजना से संबंधित, केंद्र की योजना से संबंधित, कि ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना कब शुरू होती है और कहां से लॉन्च हुई थी? तो 23 सितंबर 2018 को शुरू होती है रांची झारखंड से, ये भी ध्यान में रखना। अभी पहले हम त्रिपुरा की बात करते हैं, त्रिपुरा के स्टैटिक देखते हैं। तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। देखो, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला है। मुख्यमंत्री हो गए माणिक शाह और गवर्नर कौन है? इंद्रसेन रेड्डी हैं। आप मैप में देख सकते हो, ये त्रिपुरा एक ऐसा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में कौन सी सीमा है? शून्य रेखा है, जीरो लाइन जिसे आप बोलते हो। केर पूजा यहाँ पे आयोजन होता है, खारसी पूजा हो गया, केर पूजा हो गया, गरिया पूजा होगा। और यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? कोकबोरोक भाषा। तो एक कोकबोरोक दिवस भी हम त्रिपुरा में मनाते हैं। कब मनाया? 19 जनवरी को। वैसे एक नीर महल जल महोत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है। उन्ना कोटी महोत्सव आपने यहाँ पे मनाया था। एक खारची महोत्सव हो गया और यहाँ पे आपको महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा भी मिल जाएगा। डुम्बर लेक झील आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ इस तरह के प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ जो कि पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार हुए थे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा ना, यूनिवर्सल हेल्थ केयर को शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य, तो आपने कहा त्रिपुरा। इसी तरह से याद रखना कि आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन सा बना था? आंसर होगा नागालैंड। अगर पूछे डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना था? गुवाहाटी हवाई अड्डा। और पूछे पूर्वोत्तर के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया था? असम में। अभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना? सिक्किम बना। और पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। तो ये प्रश्न भी थे आपके करंट अफेयर्स के, मैंने आपको रिवीजन करवा दी, इनको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन को किसने जीता है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। आपको तो याद होगा, ये हमने पढ़ा भी था जब ये मैराथन शुरू हुई थी। ये दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन थी जो कि कहां पे हुई थी? लद्दाख में। लद्दाख की जो पैगोंग लेक है वहां पे, और उसे अभी जीत लिया है मध्य प्रदेश ने। इसमें मध्य प्रदेश के 2 व्यक्ति हैं, महेश और भगवान, महेश भगवान। ये दोनों भोपाल के निवासी हैं और इन्होंने इस मैराथन को जीत लिया है। अच्छा, उस दिन भी मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट झीलें हैं भारत की, वो मैंने आपको रिवाइज कराई थी। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूं। तो देखो, उस दिन मैंने आपको रिवाइज कराई थी, अब आपको वो याद हो गई होंगी, तो अब मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। जैसे कि बात करें पुलिकट लेक या फिर कोल्लारू लेक, ये आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश में। राजस्थान की आएंगी फिर राजसमंद, जयसमंद, सांबर, पुष्कर झील, नक्की झील, ये सब राजस्थान की है। हुसैन सागर झील हो गई, नागार्जुन सागर झील हो गई, ये तेलंगाना में मिलेगी। सूरजकुंड लेक हो गया, दमदमा लेक हो गया, ये आपको हरियाणा में मिलेगा। और लोकटक झील ये आपको मिलेगी मणिपुर में। मैंने आपसे पूछा भी था, और इस पे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, और उस दिन तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था तो आप सभी ने सही उत्तर भी दिया था। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क उसका नाम है। चिल्का लेक जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून लेक है, ये आपको मिलेगी उड़ीसा में। वुलर लेक हो गया, डल झील हो गया, अनंतनाग हो गया, बैरीनाग हो गया, शेषनाग हो गया, ये सब सारी झीलें हैं जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगी। और अनंतनाग से मिलती जुलती एक मैंने आपको याद करवाई थी, अनंत ताल झील, ये आपको कहाँ मिलेगी? दिल्ली के महरौली में मिलेगी। और ये न्यूज में भी थी कुछ समय पहले, क्योंकि इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। उसी तरह से लोनार झील आपको मिलेगी महाराष्ट्र में। इसकी खास बात क्या है? एक तो ये उल्का पिंड से टकराने से बनी थी और रात में इसका रंग जो है वो गुलाबी कलर का हो जाता है, ये खास बातें हैं। उत्तराखंड में आपको भीमताल झील मिलेगी, केरल में पेरियार हो गया, मध्य प्रदेश में भोजताल झील मिलेगी। तो कंफ्यूज मत होना, ऊपर हमने जो पढ़ा उत्तराखंड वाली वो भीमताल है, ये मध्य प्रदेश वाली भोजताल है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण झीलें हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहां पे किया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना की, जिसका उद्घाटन किया धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कौन है, हमारे शिक्षा मंत्री भी है और कौशल विकास मंत्री में है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी संभालते हैं। और उद्घाटन कहां पे किया? उड़ीसा के संबलपुर में किया। और इसका उद्घाटन करने का उद्देश्य क्या है? तो देखो, केवल आपको किताबी ज्ञान न मिले बल्कि मार्केट के अनुसार, मतलब फील्ड ट्रेनिंग आपको दी जाए, आपको स्किलफुल बनाया जाए। केवल किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला, आपको पता है। फील्ड वर्क आना चाहिए, आपको मार्केट की समझ होनी चाहिए कि मार्केट से आपको क्या चाहिए और आपको क्या करना है। तो एक सीधी से लाइन में बोलूं तो आपका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, इसके लिए आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, बाजार की मांग के अनुसार आपको तैयार किया जाएगा। तो इसे अभी 9 शहरों में भी शुरू किया जा रहा है। कहां कहां पे? भोपाल, कानपुर, वाराणसी, भरतपुर, इंदौर, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में। और उड़ीसा के संबलपुर से इसको लॉन्च किया गया है। अभी आपको याद उड़ीसा की है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में आपको लिंगराज मंदिर भी मिलेगा, जिसे बनवाया था सोम राजवंश ने। कलिंगा स्टेडियम भी आपको यहीं पे मिलेगा। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है? रघुबर दास है। देखो, यहाँ का राजकीय पशु की बात करें तो सांबर हिरण है। राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। ट्री है पीपल का और पुष्प है अशोक का वृक्ष। यहाँ पे आपको भितरकनिका नेशनल पार्क मिलेगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क आपको मिलेगा। इंद्रावती बांध यहाँ पर है, जो कि इंद्रावती नदी पर है। और हीराकुद डैम है यहाँ पे, जो कि सबसे लंबा डैम है। किस नदी पर है? बहा नदी पर है। अब्दुल कलाम द्वीप आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहते थे। और यहाँ का क्लासिकल डांस वो ओडिशी नृत्य है और क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया है। और कोणार्क सूर्य मंदिर आपको यहाँ मिलेगा, जिसे ब्लैक पैगोडा टेम्पल कहते हैं। एक व्हाइट पैगोडा किसे कहते हैं ये भी याद रखना, जगन्नाथ टेम्पल को कहते हैं व्हाइट पैगोडा। अच्छा, आपको याद हो तो अभी उड़ीसा में ही पहले स्किल इंडिया सेंटर भी शुरू हुआ था, ये भी ध्यान में रखना। और अभी उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? प्रमिला मलिक बनी थी। और उड़ीसा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई थी। अभी उड़ीसा के रायगढ़ शॉल और कोरापुट जिले के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला था। उसके अलावा उड़ीसा में ही उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन भी हुआ था। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ था, उसमें विजेता उड़ीसा रहा था। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क कहां पे खोजा गया था? उड़ीसा में। और उड़ीसा ने भारत का पहला क्षेत्र एआई न्यूज एंकर भी लॉन्च किया था, जिसका नाम लीसा है। और एआई से याद आया, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बोला भी था कि 2023 जनवरी से और अभी तक फरवरी तक जितने भी एआई से संबंधित आपके करंट अफेयर्स में प्रश्न बने हैं, उसका एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो में तैयार कर रहा हूं। 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा। तो वीडियो तैयार हो चुका है, आज आपको वीडियो मिल जाएगा। कोशिश करूंगा मॉर्निंग में ही आपको मिल जाए। तो बहुत मेहनत से मैंने वीडियो तैयार किया है, तो वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि अगर वीडियो पे आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो इस तरह के वीडियो मैं और बना पाऊंगा। तो वो तो आप देखोगे जब आपको पता लगेगा। और इस वीडियो को देखने से क्या होगा, आपके एग्जाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर कोई भी प्रश्न आता है फिर वो आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि सारे प्रश्न मैंने उसमें कवर कर लिए हैं। और आप देखोगे मैंने क्विज की फॉर्मेट में तैयार किया है। एक तरह से तो वीडियो है, लेकिन जब आप उसको देखोगे तो क्विज की फीलिंग आएगी कि आपके साथ कौन बनेगा करोड़पति खेला जा रहा है। कैसे है, क्या है, वो आप वीडियो में देखना। यहाँ पे एक्सप्लेन करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। वीडियो देख लेना और अपना रेस्पॉन्स जरूर देना। बाकी अगर आगे बढ़े यहाँ पे, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उड़ीसा को भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया था। और यहीं पे ही मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और आबादा योजना शुरू हुई थी। कपिलेश्वर मंदिर आपको भुवनेश्वर में मिलेगा। और अभी इसी को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया था। मैंने आपको बताया था कई तरह की योजना हो गई, कोई इनिशिएटिव हो गया, कोई पोर्टल हो गया जो मो से शुरू होता है, तो आपको आंसर करना है उसका उड़ीसा। जैसे कि मो घर योजना, मो बस योजना, मो परिवार योजना, मो जीवन योजना, तो मो से शुरू हो रही है ना, तो ये ध्यान में रखना। और अभी टाइम्स की 2023 की दुनिया के सबसे महानतम स्थानों की सूची में दो भारतीय स्थलों को शामिल किया गया था, जिसमें से एक है उड़ीसा का मयूरभंज और दूसरा लद्दाख है। उसके अलावा आपने देखा कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले के सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग मिला था। और उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दुनिया में अपनी तरह की पहले मेलनेस्टिक टाइगर यानी कि ब्लैक कलर के टाइगर की सफारी शुरू हुई थी। और अभी जो हमारा 75वां गणतंत्र दिवस का आयोजन हुआ था, उसमें पीपल्स चॉइस कैटेगरी में तो टॉप झांकी रही थी गुजरात की, और जजेस चॉइस कैटेगरी में टॉप झांकी रही थी उड़ीसा की। और अभी यहाँ पे लघु बाण जाति द्रव्य कार्य योजना यानी कि लाभा योजना भी शुरू हुई थी।
अभी उड़ीसा के कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। तो उड़ीसा से संबंधित ये सारे पॉइंट्स तो आपको ध्यान रखने ही है। उसके अलावा अगर आप इसके मैप में देखोगे तो आप देखोगे ये चिल्का लेक है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत की पहली रामसर साइट का दर्जा इसी को मिला था 1981 में। इसे में आपको नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना उड़ीसा से। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में महिला आईपीएल लीग का दूसरा संस्करण कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा बंगलुरु में। तो वुमेन प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं, इसका दूसरा संस्करण, दूसरा एडिशन शुरू हो चुका है 2024 में। कहां पे? तो इस बार ये 2 ही स्टेडियम में हो रहा है, बंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। और इस बार इसमें 5 टीमें हिस्सा ले रही है। पहला मैच जो हुआ ये मुंबई वर्सेस दिल्ली के बीच में हुआ। कहां पे? चिन्ना स्वामी स्टेडियम, जो कि बंगलुरु में है। और आपको याद हो तो इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी जब नीलामी हुई थी उस वक्त? तो काशवी गौतम थी। 2 करोड़ रुपए में उन्हें खरीदा था किसने? गुजरात की टीम ने। ये तो दूसरा संस्करण अभी हो गया, जब मैच पूरे होंगे हम देखेंगे क्या क्या रिजल्ट रहा। लेकिन जो पहला आईपीएल हुआ था, मतलब वुमेन प्रीमियर लीग WPL हुआ था, उसमें विजेता रहा था मुंबई इंडियंस और उसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। इन्होंने किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल को हराया था। ये भी याद रखना, क्योंकि पहला वाला जो संस्करण होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मैं आईपीएल के बारे में आपसे पूछूं, जो कि 2023 में हुआ था, जो कि पुरुषों का है, ऑब्वियस सी बात है, वो उसका कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। उसको चेन्नई सुपर किंग ने जीता था, 5वीं बार जीता और बराबरी कर ली मुंबई इंडियंस की। हराया था गुजरात टाइटंस को। और दोनों का स्पॉन्सर कौन है? टाटा है, ये याद रखना। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो आंसर करना डायना एडुल जी। उसके अलावा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बने थे कौन? अमोल मजूमदार। और अगर पूछे कि कैरेबियाई प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी थी, तो आंसर होगा श्रेयंका पाटिल बनी थी। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो। अभी 2023 के लिए राचेल हे हो फ्लिंट अवार्ड यानी कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? मैं आपको हिंट दे देता हूं। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की ये प्लेयर है, नाम बताओ अब आप। बाकी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी यानी कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए थे पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने भारतीयों के लिए 5 साल के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा को शुरू किया है। और इसके फायदा क्या होगा? इससे आप 5 सालों में कई बार यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा कर पाओगे। पर याद रखना, हर साल मैक्सिमम 180 दिन ही आप वहां पे रुक पाओगे। मतलब 5 सालों में कितने हो गए? टोटल 900 दिन हो गए। तो इतने दिन आपको रुकने की वहां पे इजाजत देगा। 900 दिन लगातार नहीं रुकने, मैंने आपको बता दिया ना, हर साल 180 दिन। तो ये सब करने का आपको उद्देश्य समझ में साफ आ ही रहा है, ज्यादा से ज्यादा पर्यटक वहां पे जाएं। तो यही इसका मेन रीजन है, टूरिस्ट को बढ़ावा देना। और वीजा से आपको याद आएगा, अभी थाईलैंड ने भी भारतीय पर्यटकों को फ्री वीजा की एंट्री दे दी थी। उससे पहले श्रीलंका और मलेशिया ने भी दे दी है। बाकी बात यूनाइटेड अरब अमीरात की है, तो ये रहा मैप में यूएई। देखो, यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी भी है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर यहाँ मिल जाएगा आपको। करेंसी दिरहम होती है। और अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर ये आपको यहीं पे मिलेगा। बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट उसको बोलते हैं। अभी यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में हमने डेजर्ट साइक्लोन नाम का एक्सरसाइज किया राजस्थान के थार रेगिस्तान में। और भारत सरकार ने भारत पार्क ये किस देश में खोला? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। और आपको याद होगा, अभी मोदी जी जब अबू धाबी गए थे अभी 14 फरवरी को, तो वहां पे BAPS हिंदू मंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया था। अभी भारत ने यूनाइटेड अरब अमीरात को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपये में भुगतान किया था। पिछले साल मशीन कैन सी समिट का आयोजन यहाँ पे हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट यहाँ पे बना, जिसका नाम अल दफरा है। आपने कहा 2023 में COP 28 का आयोजन यहीं पे हुआ था। और अभी दिसंबर में ही अंडर-19 एशिया कप 2023 जो कि यहीं पे हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में, लेकिन उसको जीता बांग्लादेश ने, यूनाइटेड अरब अमीरात को हराया। और कला और साहित्य में यूनाइटेड अरब अमीरात का जो ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड है, जिसे अरब नोबल के नाम से भी जानते हैं, वो किसे मिला था? अल्जेरियाई प्रोफेसर है वासिनी लॉरेट्स को। पिछले साल हमने इसके साथ जायद तलवार नाम का एक्सरसाइज भी किया था। और आपको याद होगा तो 2023 से लेकर 2027 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता यूनाइटेड अरब अमीरात के पास में है। तो इन सब कारण से UAE न्यूज में रहा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में शरद चंद्र पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया? तो आंसर होगा तुरही बजाता हुआ व्यक्ति। तो आपको याद हो तो शरद पवार जी ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी था। फिर इसी घड़ी में उनका खराब समय आया और उनका ही भतीजा है अजित पवार, उन्होंने आपको याद हो तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को सपोर्ट करके मुख्यमंत्री बना दिया था। फिर ये मुद्दा उठा था कि ये पार्टी किसकी है, शरद पवार की है या अजित पवार की है। तो अभी निर्वाचन आयोग ने यह फैसला सुनाया कि अजित पवार की ये पार्टी है और जो उसका चुनाव चिन्ह है घड़ी वो भी उन्हीं का है। बल्कि बनाई किसने थी? शरद पवार ने बनाई थी। तो ये तो वही बात होगी, बीज कोई और बोता है फल कोई और खाता है। तो अब शरद पवार को एक नई पार्टी और एक उसका नया चुनाव चिन्ह दिया गया है। तो चुनाव चिन्ह तुरही बजाता हुआ व्यक्ति है जो आप देख सकते हो। पार्टी का नाम इनका क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, ये इनकी पार्टी का नाम है। अभी जानते हो कितनी नेशनल पार्टीज हैं, ये जरूर याद रखना, 6 हो गई हैं। बीजेपी, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और सबसे नवीनतम है आम आदमी पार्टी। 2023 में ही हमने पढ़ा था। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को नेशनल पार्टी का इनका जो दर्जा था वो खत्म कर दिया था और नवीनतम बन गई थी आम आदमी पार्टी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट जिसका नाम है कान, इसका सफल परीक्षण अभी किसने किया? तो आंसर होगा तुर्की है। अच्छा, इस विमान का एक और नाम है किंग ऑफ किंग या इसको रूलर भी बोल रहे हैं ये। तो तुर्की देश ने अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट विमान जिसका नाम है कान, इसका भी सफल परीक्षण किया है। यह हर मौसम में काम कर सकता है। इसे किस कंपनी ने बनाया? तुसास फर्म ने बनाया है। इतना याद नहीं रखना, सिंपल सा याद रखना। ये 5वीं पीढ़ी का 5th जनरेशन फाइटर जेट विमान जिसका नाम कान है, ये किसका है? तुर्की देश का है। मेन जो मैं आपको स्टैटिक बताऊंगा वो तुर्की है। तुर्की पहले नाम था, नाम बदल के तुर्की हो गया। ये रहा मैप में तुर्की। कैपिटल इसकी अंकारा होती है, करेंसी है टर्किश लीरा और प्रेसिडेंट फिर से बन गए तैयब एर्दोगान। और एक प्रश्न आप जरूर याद रखना, एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में कितने देश आते हैं? तो 2 देश आते हैं, जिसमें से एक रशिया है तो दूसरा ये तुर्की है। इसे यूरोप का मरीज भी कहा जाता है क्योंकि आप देखोगे यूरोप में सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज है पर यही है जो डेवलप्ड नहीं है, इसीलिए कहा जाता है। यहाँ पे आपको एशिया माइनर का पठार भी मिलेगा जिसे अनातोलिया का पठार भी कहते हैं। वॉन गोलू झील आपको यहीं पे मिलेगी, ये विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। और आपको याद हो तो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था तो वहां पे हमने मदद के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन दोस्त चलाया था। अच्छा तो मेरे दोस्त, अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ऐसे ही आपका टेस्ट लेता हूं। अभी दोस्ती नाम का एक्सरसाइज हुआ था, बताओ कहां पे हुआ था और किन देशों के बीच में हुआ था? हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में एशियाई वायु गुणवत्ता या एशिया AQ मिशन के तहत DC-8 विमान को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा नासा ने। तो इस विमान का नाम है DC-8। किसने लॉन्च किया? अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसने। उद्देश्य क्या है? एशिया AQ मिशन के लिए इसको लॉन्च किया, मतलब एशिया महाद्वीप में वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी की जांच के लिए इसको लॉन्च किया है नासा ने। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा वॉशिंगटन DC में। इसका स्थापना होती है 1958 में। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली क्लास को जरूर अटेंड कर लेना और पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना प्लीज। और इस वीडियो को भी अगर आपने लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर कीजिए। बाकी क्विज आपको मिल जाती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, डिटेल्ड PDF भी आपको मिल जाती है वहीं पे। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? शहबाज शरीफ। फिर पूछा केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 24 फरवरी को। और फिर पूछा भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी? जयसिंता कल्याण। फिर पूछा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहां पे किया गया? बार्सिलोना में। फिर पूछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया? वाराणसी आंसर होगा। फिर पूछा किसके द्वारा लेजर वेपन दुर्गा 2 का परीक्षण किया? तो आंसर होगा DRDO ने। फिर पूछा भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। फिर पूछा घरेलू क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गए? वामसी कृष्णा। फिर पूछा बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेष 26 दिनों की प्रदर्शनी के लिए किस देश पहुंचे? तो आंसर होगा थाईलैंड।
अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि इसने फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता, तो आंसर होगा लियोनेल मेसी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।